नमस्कार। बिहार स्पेशल में मैं हूं सर्वमित्रा। बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि बिहार में वो फिर से सत्ता पर काबिज हो, एक बार फिर से उसकी ही सरकार बने। लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं उसमें बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो कानून व्यवस्था का जो मसला है वो बढ़ता ही जा रहा है। नीतीश सरकार से बिल्कुल भी संभाले नहीं संभल रही है राज्य की कानून व्यवस्था। हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं जिनसे लगता है कि किस हाल में इस समय बिहार के लोग रह रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए दूसरी परेशानी ये है कि जो एनडीए के घटक दल हैं उनके बीच अब रस्साकशी खुलकर शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पर ताने मारना, तंज कसना, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करना, अपना जो वर्चस्व है वो दिखाना, ये सब जो है बिहार एनडीए के नेताओं ने अब शुरू कर दिया है। तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ी मुसीबत है कि किस तरह से वो आखिर इन दोनों मुसीबतों से निपटेगी, किस तरीके से बीजेपी इन दोनों मुश्किलों का हल निकालेगी। जहां तक कानून व्यवस्था का मामला है तो मैं आपको बता दूं कि कल पटना में एक भयावह हादसा हुआ। और हादसा क्या, ये सीधे सीधे अपराध था, क्योंकि अटल पथ पर जहां पर गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी, रोका जा रहा था गाड़ियों को चेक करने के लिए, तो वहां पर एक स्कॉर्पियो आती है, एक गाड़ी आती है, उस पर बीजेपी का झंडा लगा होता है। और शायद कार में बैठने वालों को यही गुमान रहा होगा कि जब हमने बीजेपी का झंडा अपनी कार में लगाया है तो हमको रोकने की हिम्मत कौन कर रहा है। और इसीलिए अपने सत्ता के गुरूर में, हनक में उन लोगों ने गाड़ी और उसकी तेज रफ्तार कर दी और उसके बाद उसमें कुछ पुलिसकर्मियों को घायल किया और एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। इतना भयानक हादसा हुआ, वो भी राजधानी पटना में, जिसको लेकर अब तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह ये लोग सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, कानून को अपनी मुट्ठी में रखते हैं और इनके लिए इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है। बल्कि बहुत सारे लोग तो इसकी तुलना लखीमपुर खीरी के उस मामले से भी कर रहे हैं, जहां पर किसानों को के ऊपर जो प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से किसान, और उनके ऊपर नेता के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी, अपनी थार गाड़ी जो है वो उसने उससे कुचल दिया था किसानों को। तो अब उसी तरह का मामला पटना में हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों ही इस समय कटघरे में खड़े हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस बारे में आरजेडी ने एक ट्वीट किया है, कांग्रेस ने भी लिखा है। क्या है आरजेडी का ट्वीट, एक बार इसको देखते हैं। आरजेडी ने लिखा, कल रात भाजपाई मंचलों ने अपनी 90 किलोमीटर पर आवर की गति से भागती, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती स्कॉर्पियो गाड़ी से पटना के अटल पथ पर 3 पुलिसकर्मियों को रौंदा। महिला सिपाही कोमल की मौत, अन्य 2 गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। पूरा देश जानता है कि अमृतकाल में नियम, कायदे, कानून, पुलिस, अदालत भाजपाइयों पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते। इसीलिए भाजपाई हर प्रकार से इम्यूनिटी पाने के लिए पूरे दम्भ से भाजपाई झंडा लगाकर पूरे अहंकार से सड़कों पर चलते हैं। आपको बता दूं कि ये जो आरोप है ये निराधार नहीं है। जो गाड़ी मौके पर बरामद हुई है, उस गाड़ी को आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा दिख रहा है, ये बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, कमल के निशान वाला। यानी जिसकी भी गाड़ी है उसकी शिनाख्त तो हो ही जाएगी, लेकिन उसका संबंध बीजेपी से है। अन्यथा बीजेपी के झंडे लगी गाड़ी उसके पास आती कहाँ से। और अगर ये झंडा लगा है तो क्या उस गाड़ी में बैठे लोगों को ये हक था कि वो पुलिस के रोकने पर भी न रुकें और तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी भगाएं, जिसमें भले कोई मरता है तो मरे उनकी बला से। ये रवैया है बीजेपी का बिहार में, और उसके बाद बीजेपी चाहती है कि वो सत्ता में दोबारा लौटे। कांग्रेस ने भी इस घटना को लेकर क्या कुछ लिखा है, एक बार देखते हैं। कांग्रेस ने लिखा है, गत रात्रि अटल पथ पर जिस गाड़ी से पुलिसकर्मियों को कुचला गया, उस पर लगे झंडे से उस अपराधी की वैचारिक स्थिति और चाल चरित्र को बखूबी समझा जा सकता है। यह घटना देख उत्तर प्रदेश में किसानों को थार से रौंदने वाली घटना याद आती है। आप सभी को पता ही होगा कि वो थार वाला भी यही झंडा वाला संगठन का था। इस घटना में नालंदा की रहने वाली महिला पुलिसकर्मी की दुखद मौत हुई है एवं अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। हमारी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि घायलों को यथाशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। तो यहाँ पर कांग्रेस ने थार की जो उत्तर प्रदेश की जो घटना है जिसमें किसानों को कुचला गया था उसकी भी याद दिलाई है। और जाहिर है जब कांग्रेस और आरजेडी ये आरोप लगा रहे हैं तो जंगल राज की बात निकलेगी। वही जंगल राज जिसका जिक्र हमेशा मोदी और नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन जब उनसे इस तरह की घटना हो रही है तो वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां से कोई प्रतिक्रिया इस तरह की नहीं आ रही कि हमको दुख है इस घटना का और हम जो दोषी पर कार्रवाई करेंगे या दोषी को पकड़ेंगे जल्द से जल्द, ऐसी कोई बात अभी तक सुनने में नहीं आई है।
तो जाहिर है बीजेपी यहाँ पर अपना दामन बचाएगी और वो नीतीश कुमार पर सारा मसला डाल देगी, क्योंकि वही राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और बीजेपी तो केवल सत्ता में भागीदार है। ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जो हाल बन रहे हैं उसमें बीजेपी अब सत्ता में भागीदार रह पाएगी भी या नहीं, ये भी लग रहा है। क्योंकि अभी जिस तरह से एनडीए में रस्साकशी शुरू हो चुकी है, एक तरफ चिराग पासवान, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों ही लोग यानी छोटे छोटे से दल है, कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन ये लोग जिस तरह से अब बीजेपी को आंखें दिखाना इन लोगों ने शुरू किया है, वो समझा जा सकता है कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से टूट चुका है। आरा में अभी चिराग पासवान की रैली हुई थी, आप जानते हैं, जहां से उन्होंने ऐलान किया था कि मैं सभी 243 सीटों पर लड़ूंगा। अब चिराग पासवान के इस ऐलान पर जीतन राम मांझी ने तंज कसा है। क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने, ये भी देखते हैं। जीतन राम मांझी लिखते हैं, हमने भी जहानाबाद, गया, पूर्णिया, जमालपुर और मुंगेर में बड़ी रैली की, जहां लाखों की संख्या में लोग आए थे। कुछ लोग रैली में भीड़ दिखाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। 30 गाड़ियां होती हैं और 10-10 गाड़ियों में बैठे लोग जगह बदल बदल कर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हम ऐसा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। जो ताकतवर होता है वो समय पर बोलता है, जब समय आएगा तब हम अपनी बात रखेंगे। यानी यहाँ पर जीतन राम मांझी ने साफ साफ बता दिया है कि उनकी ताकत ज्यादा है चिराग पासवान से, और वो समय आने पर अपनी बात बता देंगे। और वो चिराग पासवान की रैली में जो भीड़ उमड़ी थी उसको नकली भीड़ बता रहे हैं। ये आलम है एनडीए के नेताओं का कि आपस में ही इस तरह से लड़ रहे हैं। उधर चिराग पासवान के खेमे से अरुण भारती ने इस बात का जवाब दिया है। फिलहाल चिराग पासवान की तरफ से उनके जो बहनोई हैं अरुण भारती, वही ज्यादा बोल रहे हैं। क्या कुछ कहा अरुण भारती ने, बता दूं कि अरुण भारती ने कहा कि आरा जनसभा की सफलता से कुछ लोग असहज हो गए हैं। उन्हें लगता है कि चिराग पासवान पूरे बिहार के लिए काम करने लगे हैं, इस वजह से वे उनसे आगे निकल गए। पर हमारे नेता चिराग पासवान जिस तरह से एनडीए की नीतियों के साथ काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो यहाँ पर चिराग पासवान ने की तरफ से अरुण भारती ने जीतन राम मांझी का नाम नहीं लिया, लेकिन बता दिया कि जी हमने रैली की थी इसीलिए आप असहज हो गए। हालांकि जीतन राम मांझी भी ये बोल चुके हैं कि वक्त आएगा तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि महादलित जिस तबके से वो आते हैं, उन्होंने कहा है कि महादलित बिरादरी के कल्याण के लिए उनके 20 विधायक कम से कम होने जरूरी हैं विधानसभा में, और 20 विधायक चाहिए तो कम से कम 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तभी हमारे 20 तो विधायक आएंगे। ये कहना है जीतन राम मांझी का। यानी एक तरह से उन्होंने बीजेपी के सामने अपनी शर्त रख दी कि मुझे कम से कम 30 से 35 सीटें चाहिए। हालांकि उनकी इच्छा तो 40 की थी, पर अभी 30-35 की बात आई है। चिराग पासवान बोल चुके हैं कि मैं 243 पर लड़ूंगा। अब इधर उपेंद्र कुशवाहा का हाल देखिए। चिराग पासवान के तो फिर भी 5 सांसद है, जीतन राम मांझी खुद अकेले सांसद है, उनके बेटे नीतीश सरकार में मंत्री हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वो केवल राज्यसभा में सांसद हैं, उनका ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है, उनकी पार्टी ने कोई चुनाव अभी नहीं जीता। लेकिन अब उनका भी ये कहना है कि वो भी इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं, और इसके लिए उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम किया, और उसमें कलवार यानी जायसवाल बिरादरी के लोगों को अपने दल की यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा जो है उनका रालोसपा, उसकी उन्होंने उसकी सदस्यता दिलाई। और कहा जा रहा है कि कलवार और कुशवाहा यदि साथ आ जाएंगे तो ताकत बढ़ेगी। यानी कुशवाहा कोयरी समुदाय जहां से वो आते हैं, और उसके साथ साथ वो कलवार समुदाय को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो यहाँ उपेंद्र कुशवाहा अपनी ताकत अलग दिखा रहे हैं, जीतन राम मांझी अलग वो चैलेंज दे रहे हैं। उधर चिराग पासवान बता ही चुके हैं कि वो सारी सीटों पर लड़ेंगे। अब ऐसे में एनडीए के सामने यानी बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि कैसे वो इन तीनों को संतुष्ट कर पाएगी, कैसे वो इन लोगों की जिद या इनकी मांगे पूरी कर पाएगी। क्योंकि उसके सामने अभी सबसे बड़ा चैलेंज तो नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार की तो अभी तक मांगे कोई आई नहीं है। हालांकि वो जिस तरह से अभी हाल ही में आ गए थे दिल्ली, उससे ये समझा जा रहा था कि वो दबाव बनाने आए हैं। अब अगर नीतीश कुमार ने भी ऐसी कोई मांग रख दी कि आप अभी मुझे सीएम का चेहरा घोषित करिए, मैं तभी आपके साथ आऊंगा, तब बीजेपी क्या करेगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बीजेपी इस बार, अभी तक तो सत्ता में है वो, लेकिन इस बार सत्ता दोबारा नहीं मिलना ये तो दिख ही रहा है। उसके साथ साथ सत्ता में वो भागीदार भी नहीं रह पाएगी, यानी नीतीश कुमार भी डूबेंगे, बीजेपी भी डूबेगी। ये इस समय बिहार में स्थिति नजर आ रही है। और उधर महागठबंधन जो अब पूरी तरह से पैनी निगाह रखा हुआ है कि कहाँ कोई चूक हो सरकार से, और वो उस मसले को लेकर जनता के बीच जाए और बताए
कि देखिए ये इनकी हकीकत है। और पटना का कल का मामला इसी हकीकत का एक और प्रमाण मिल गया है महागठबंधन को। तो अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है। फिलहाल बीजेपी संकट में दिखाई दे रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।